हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिशा एंड प्रीवियस क्लास में जैसे हमने देखा था सेल के बारे में। सेल क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से है, देन उसके टाइप्स, देन हमने इंडिविजुअली देखा था कि सेल ऑर्गेनेलिस क्या क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट हमने सेल मेम्ब्रेन देखा था। ये एक फोस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। देन आगे आज हम बात करेंगे अलग अलग ऑर्गेनेलिस के बारे में। तो फर्स्ट क्या है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन बोला जाता है। किसका ब्रेन? तो सेल का ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये कमांड करता है सेल के सारे फंक्शंस, वो किस टाइप से उसे वर्क करना चाहिए, उन सब का कमांड कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है? एक जेनेटिक कोड होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो इंडिविजुअल को अपने आप में एक यूनिक अपीयरेंस देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से है? तो जितने भी ऑर्गेनेलिज होते हैं उन वो सारे डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है उसमें? राइबोसोम। ठीक है, तो ये इस मेम्ब्रेन को क्या बोल रहे हैं हम? न्यूक्लियर इन्वेलप बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसके जो बीच में जो स्पेस दिख रही है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं हम। जिस टाइप से सेल के अंदर के लिक्विड को हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, उसी तरह से हम न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्मा बोलेंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर डीएनए क्या होता है? बिखरे फॉर्म में होता है, अकेले डीएनए नहीं होता है। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क। किसको मिला के बोलते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, सबको मिला के क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। जो किस फॉर्म में पाया जाता है? बिखरे हुए फॉर्म में पाया जाता है। जब ये टाइम पे जॉइंट भी होता है, वो कब होता है? जब सेल डिवीज़न होता है, सेल की ग्रोथ होती है, उस टाइम पे ये क्रोमोसोम के फॉर्म में आ जाता है। कौन क्रोमोसोम के फॉर्म में आता है? क्रोमेटिन नेटवर्क हमारे। जब तक ये कैसा होता है? बिखरे हुए फॉर्म में ही होता है, जिसमें क्या होता है? न्यूक्लियोलस भी होता है, इसका भी एक अपना वर्क होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का मेन वर्क क्या है? एक तो कमांड करना, फिर एंड अदर क्या है? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है ये प्रोटीन और एंजाइम का सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है। सेल डिवीज़न मेन होता है। सेल डिवीज़न की एक अपनी एक अलग क्लास में हम इसको समझेंगे। देन आरएनए, डीएनए, इन सबको भी ये क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, देन अब हम बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। तो जिस टाइप से यह सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, सॉरी। ठीक है, तो न्यूक्लियस से अटैच रहता है क्या? हमारा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, तो ये दो टाइप्स में मिलता है। एक तो रफ़ में मिलता है। रफ़ क्यों होता है ये? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर रफ़ होता है। टेक्सचर इसका रफ़ क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर क्या होते हैं? टिनी ग्रेन्यूल्स होते हैं। कौन से ग्रेन्यूल्स? राइबोसोम के। ठीक है, एंड जो स्मूथ बोलते हैं, जिसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसका वर्क क्या है? तो ये स्टेरॉइड, लिपिड, इनको सिंथेसिस करता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक का वर्क क्या है? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। ठीक है, जैसे मैंने उस साइड बताया था आपको, ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये स्पेस है, तो यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेट होगा, आरएनए बनाएगा। ठीक है, तो आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आरएनए को यहाँ बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से आएगा? जो ये न्यूक्लियर पोर थे, उन्हीं की हेल्प से आरएनए बाहर आएगा और ये एमआरएनए के फॉर्म में बाहर आएगा। फिर ये राइबोसोम से अटैच होगा, फिर राइबोसोम की हेल्प से ये क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। फिर इन्हीं पोर्स की हेल्प से वापस प्रोटीन अंदर भी जाएगा। क्यों? प्रोटीन को भी न्यूक्लियस को भी अपना एक पर्सनल प्रोटीन चाहिए, उसको भी ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की, इसीलिए। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है? एक तो इसके ऊपर क्या राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोलते हैं। और जब राइबोसोम नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे हम? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। स्मूथ का अपना एक अलग वर्क है, रफ इंडोप्लाज्मिक का अपना एक अलग वर्क है। ठीक है, फिर अगला हम बात करते हैं तो राइबोसोम के बारे में कुछ और।
तो राइबोसोम जिसे हमने देखा था कि ये क्या करता है, mRNA के साथ मिलकर क्या बना देता है, प्रोटीन बना देता है। ठीक है, इसमें भी 2 यूनिट्स होती है, एक लार्ज होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। ठीक है, लार्ज सब यूनिट को हम 60S बोलते हैं और स्मॉल को 40S। ये किस में होता है, यूकैरियोटिक्स में होता है। ठीक है, फिर प्रोकैरियोटिक्स में किस टाइप से होता है, तो उसमें 70S होता है, जिसके सब यूनिट्स क्या है, 50 एंड 30S। ठीक है, इसको हम ओड और इवन के अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं। फिर राइबोसोम एक अकेला ऐसा ऑर्गेनेलिज होता है जो प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है और यूकैरियोटिक में। क्यों मिलता है दोनों में, क्योंकि इसकी कोई ऑर्गेनेलिज नहीं होती, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इस पर कोई इन्वेलप नहीं होता है। ठीक है, उसके कारण ये यूकैरियोटिक्स में भी मिलता है और प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है। फिर ये इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से दिखता है, तो एक टीनी ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर दिखता है। और इसको और क्या बोला जाता है, तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है। देन राइबोसोम के बाद हम बात करते हैं गोल्जी बॉडीज़ या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की। तो ये किस टाइप से फोल्ड्स होते हैं, फ्लैट एंड फोल्ड्स होते हैं। ठीक है, ये सिस फेस में होते हैं और ट्रांस फेस में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिस टाइप से हमने यहाँ पे बात करी थी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से क्या बन रहे हैं, प्रोटीन एंड लिपिड। देन ये प्रोटीन लिपिड यहाँ से सिंथेसिस होने के बाद कहाँ जाएंगे, हमारे गोल्जी apparatus में। तो हमारे गोल्जी apparatus का वर्क क्या है, तो ये पैकेजिंग का वर्क करता है या फिर ग्लाइकोसाइलेशन भी बोल सकते हैं। तो किसका पैकेजिंग करता है, ये प्रोटीन लिपिड का पैकेजिंग करता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ठीक है, जैसे ये प्रोटीन या लिपिड को जो बोल दो, तो ये पैकेज करता है, पैकेजिंग करता है। ठीक है, जैसे आगे अगर उनको कुछ वर्क करना है, उनका आगे कोई सा फंक्शन है, तो उसके लिए रेडी करता है कौन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देन इसके बाद हम बात करते हैं लाइजोसोम की। तो लाइजोसोम क्या होता है, जैसे वो पैकेजिंग होती है गोल्जी apparatus से, तो कुछ पार्टिकल्स किसका फॉर्म ले लेते हैं, तो वो लाइजोसोम के फॉर्म में अपने आप को रेडी करते हैं। तो लाइजोसोम क्या है, इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं इसे हम, क्योंकि ये क्या करता है, अपने आप को किल कर देता है, अपने आप को हार्म करता है। कब करता है, जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जैसे हम ये नवरात्रि के टाइम पे 8-10 दिन के, 11 दिन के, 9 दिन के व्रत करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या कंटिन्यूस 2-2 टाइम तक कुछ खाना वाना नहीं होता है, इसके कारण क्या बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पाती है। एंड देन उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, उस कंडीशन में लाइजोम को अपने आप को किल करना पड़ता है, अपने आप को उसको सुसाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्यों कर पाता है, क्योंकि इसके पास स्पेशल इसके एंजाइम्स होते हैं। और ये क्या होता है, एक डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर होता है, ये किसी भी चीज़ को डाइजेस्टिव कर देता है। जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड अदर्स को। क्यों, इसके पास प्रोटीन के लिए प्रोटीएज एंजाइम होता है, उसकी हेल्प से इसको डाइजेस्ट कर देता है ये। एंड लिपिड के लिए लाइपेज एंजाइम होता है, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियस एंजाइम होता है, उनकी हेल्प से क्या करता है ये, उनको डाइजेस्ट कर देता है और उससे क्या मिलती है हमारी बॉडी को, एनर्जी। इसके पास सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ठीक है, जिससे ये आसानी से उनको डाइजेस्ट करके बॉडी को एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, और एक्सेप्शन क्या है, एक आरबीसी के पास कोई लाइसोसोम नहीं होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस। किसका पावर हाउस, तो पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों पावर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या फॉर्म करता है, तो ये एटीपी का फॉर्मेशन करता है, किसके लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, इसका अपना डीएनए होता है, अपना आरएनए होता है। ठीक है, इसके पास अपना राइबोसोम भी होता है, कौन सा वाला, 70S राइबोसोम होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है। तो सबसे पहले तो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और आउटर और इनर के बीच को क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, फिर ये फोल्डिंग्स होती है, फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं, क्रिस्टा। देन ये जो स्पेस दिख रही है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया अगर ग्रेटेस्ट नंबर में मिलता है तो वो कहाँ मिलता है, तो वो मिलता है लीवर में, मसल्स में, स्पर्मेटोजोआ। लीवर में क्यों मिलता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है इसलिए। मसल्स में मूवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा
माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। देन स्पर्मेटोजोआ में, क्योंकि स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए ट्रेवल करना पड़ता है। देन ट्रैवलिंग के लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देन इसीलिए उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, इस टाइप से हमने अलग अलग ऑर्गेनेलिज देखे, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, देन राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और इन सब के आपको नोट्स भी मैं दे दूँगी। देन अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, तो सेल डिवीज़न देखेंगे, सेल किस स्टेप से ग्रोथ करती है, देन इनका डिवीज़न क्यों होता है, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।